नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग अन्य क्षेत्रीय राज्य के बारे में बात करेंगे। अन्य क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत जैसे जाटों का इतिहास हो गया, इसके साथ साथ राजपूतों का इतिहास हो गया इस समय, और रुहेलखंड, बंगस पठान और दक्कन में हैदराबाद निज़ाम। तो यहाँ से हम उन बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सहजता और सरलता के साथ आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार पुनः शशांक आईएएस अपने सभी विद्यार्थियों का हृदय की गहराई से स्वागत करता है। तो मोस्ट वेलकम वंस अगेन। और अभी तक जिनके दोस्तों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज वो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, यानी कि डाउनलोड माई एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आज ही डाउनलोड करें। चलिए, अन्य क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत आज हम एक एक करके इन 3 से 4 राज्यों के बारे में बात करते हैं। और इससे पहले हमने आपको मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य, बंगाल, अवध के नवाब और कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आपसे बात की। आज की क्लास यानी कि अन्य क्षेत्रीय राज्य कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्रीय राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सब पर भी हम लोग आगे की क्लास में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो चलिए, अन्य क्षेत्रीय राज्य, अब अधिक समय ना लेते हुए टू द पॉइंट अपनी बात को रखते हैं। अन्य क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत यहां पर किस किस राज्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, पहले एक बार पॉइंट आउट कर लें। हेडिंग लिखिए, अन्य क्षेत्रीय राज्य। अन्य क्षेत्रीय राज्य में हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले दक्कन के निजाम। दक्कन के निजाम यानी कि हैदराबाद। इसके बाद सेकंड नंबर पर रुहेल तथा बंगस, पॉइंट आउट कर लीजिए। रुहेलखंड तथा बंगस के बारे में, जो बंगस के पठान हैं। तीसरा राजपूत और चौथा जाट शासकों के बारे में। तो यहां पर हम लोग जो है इन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राज्यों के बारे में आज बात करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, सबसे पहले हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं दक्कन के निजाम यानी कि हैदराबाद। दक्कन के निजाम, दक्कन के निजाम, बहुत सुंदर कहानी मैं आपको बता रहा हूं और इसको ध्यान से समझिएगा। दक्कन के निजाम हैदराबाद, इसकी कहानी मैं रोचकता के साथ शुरू करूं, इससे पहले यहां पर संस्थापक का नाम लिखिएगा, निजाम उल मुल्क इन्हीं को चिनक्लिज खां भी बोलते हैं। चिनक्लिज खां भी बोलते हैं और इन्हीं को आसफ जाह भी बोलते हैं। यह एक ही व्यक्ति का नाम है। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। कहा जाता है कि 1720 ईस्वी की घटना है। कब की घटना है भाई? 1720 ईस्वी की। निजामुल मुल्क यानी कि चिनक्लिज खां को मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार बनाया। कहां का सूबेदार? दक्कन का सूबेदार। तो 1720 ईस्वी में निजामुल मुल्क जो चिनक्लिज खां है वह दक्कन का सूबेदार बनता है। दक्कन का सूबेदार बना, प्रतिभा का धनी था। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही आपने इस बात को देखा होगा कि मुगल शासन सत्ता कमजोर होती दिख रही है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी आगे के मुगल बादशाह हुए, उन्होंने मुगलों को वह स्थिति नहीं प्रदान कर पाई जो कि औरंगजेब और उससे पहले के शासकों ने दिया था। इससे
जो भी सूबेदार हुआ करते थे, जो भी क्षेत्रीय राज्यों में शासन करते थे, वह कहीं न कहीं मुगलों की शासन सत्ता की कमजोरी का लाभ उठा करके स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। और यही मंशा निजामुल मुल्क यानी कि चिनकलिज खां की भी थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि क्या करें, ये तो दक्कन का सूबेदार है और कहीं ऐसा ना हो कि दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ले, या और भी इसके अंदर कई सारी खूबियां थी। तो मुगल बादशाह आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह ने इसको दक्कन से दिल्ली बुला लिया और क्या बना दिया, अपना वजीर बना दिया। तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में दिल्ली बुलाया गया और क्या बना दिया गया, वजीर बनाया गया। अब ये वजीर बनाया गया किसका भाई, मोहम्मद शाह, नाम रंगीला काम रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह का जो है यह वजीर बना, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जो है जब ये दिल्ली में था तो उस समय बहुत ज़्यादा कई गुटबंदी हुआ करती थी और इसके मन में कहीं की एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की जिद भी थी और ये दक्कन में ही कर सकता था। तो वहाँ पर जो है एक तो मुगल दरबार में गुटबंदी, चारों तरफ कुछ न कुछ गलत कार्यों का होना और लोगों का ग्रुप बनाना, दूसरी तरफ इसकी महत्वाकांक्षा, तो इसका मन दिल्ली में नहीं लगा। और अंततः आप देखेंगे कि 1723 ईस्वी में यह शिकार का बहाना बनाया कि मैं शिकार करने जा रहा हूं। शिकार का बहाना बना करके यह भाग गया और कहां पहुंचा, यह दक्कन पहुंचा। लेकिन उस समय दक्कन का सूबेदार तो कोई और होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं। तो उस समय दक्कन का सूबेदार था मुबारिस खां। कौन था सूबेदार, मुबारिस खां। तो दक्कन का सूबेदार उस समय था मुबारिस खां। अब मुगल बादशाह परेशान हो गया कि अरे ये तो निजामुल मुल्क यानी कि चिनकलिज खां, ये तो दक्कन चला गया। तब वहां पर उसने अपने सूबेदार मुबारिस खां को आदेश दिया कि हमें निजामुल मुल्क जिंदा या मुर्दा चाहिए। तब मुबारिस खां अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ता है और 1724 ईस्वी में एक युद्ध होता है। तो 1724 में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम क्या है भाई, नोट कर लीजिए। एक युद्ध जिसका नाम है सकूर खेड़ा का युद्ध। सकूर खेड़ा का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में आपको पता है कि एक तरफ आप देखेंगे चिनकलिज यानी कि निजाम उल मुल्क और दूसरी तरफ मुबारिस खां। कहा जाता है कि इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की विजय हो जाती है। तो यहां पर आप देखें कि निजामुल मुल्क की विजय हो गई और मुबारिस खां पराजित ही नहीं हुआ बल्कि मृत्यु को प्राप्त कर लिया। अंततः आप देखेंगे कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो है वह इस बात को स्वीकार कर लिया और उसको समझ में आ गया कि अब जो है निजामुल मुल्क चिनकलिज खां से बहुत अधिक समय तक नहीं लड़ा जा सकता। तो इस तरह से मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को एक उपाधि दी, आशफ जाह की। तो यहीं पर इसको उपाधि मिली आसफ जाह की। किसके द्वारा भाई, बाई बादशाह। और इस तरह से आप देखेंगे कि इसने 1725 में हैदराबाद को राजधानी बनाया। इसके बाद की कहानी हमने आपको बताई और पहले ही, और यहाँ पर आप देखेंगे। तो इस तरह से जो है आप ये जो निजामुल मुल्क चिनकलिज खां, जिसको आसफ जाह के नाम से जाना जाता है, के बारे में उन बिंदुओं को देखा जो महत्वपूर्ण था। शकूर खेड़ा का युद्ध कई बार पूछा जाता है और ध्यान दीजिएगा कि मुगलों की तरफ से मुबारिस खां इसमें लड़ा हुआ था और बाकी इधर निजामुल मुल्क जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर डाली। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे रुहेलखंड तथा बंगस के बाद पास। उनमें थोड़ा बहुत बस कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखना है। उसके बाद राजपूत और जाटों के इतिहास को थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे। हम लोग रुहेल तथा बंगस के पाठान
की बात करते हैं तथा बंगस की पठान की बात करते हैं, तो रुहेलखंड तथा बंगस के पठान में नंबर 1 पॉइंट करते हैं अफगान। दोनों अफगानी थे, लेकिन यहां पर जो मैं रुहेलखंड की बात करूंगा, रुहेलखंड की मैं बात करूंगा, तो रुहेलखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आप देखेंगे अली मोहम्मद खां और जो है बीर दाऊद, दो लोगों ने, बीर दाऊद और इनका पुत्र अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां ने रुहेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में जो है रुहेलखंड क्षेत्रीय जो जागीर इन लोगों का था, पठानों का था, ठीक है, और यहाँ पर रुहेलखंड राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि यह राज्य जो है कुमायूं से लेकर के कुमायूं से दक्षिण गंगा तक था, दक्षिण गंगा तक। और यहीं पर इसी क्षेत्र के आसपास फर्रुखाबाद एक जगह है, फर्रुखाबाद, जहां पर बंगस पठानों ने जो है यहां पर बंगस राज्य की स्थापना की। और कहा जाता है कि मोहम्मद खां बंगस था, मोहम्मद खां बंगस। और इनका जो क्षेत्र होता है आगे चल करके बुंदेलखंड और इलाहाबाद का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इलाहाबाद प्लस बुंदेलखंड, तो यहां पर बस सिर्फ इन दोनों के नाम को ही ध्यान देना है। अब कहानी आगे बढ़ती है और राजपूतों के इतिहास पर चलेगी। राजपूतों की कहानी कुछ इस प्रकार से होती है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर जो राजपूत थे वह भी अपने आप को स्वतंत्र होने लगे। तो ऐसी स्थिति में कई क्षेत्रीय राजपूत राज्यों ने अपने आप की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और आप देखेंगे उसी में जोधपुर के शासक अजीत सिंह की कहानी होती है। कहा जाता है कि जोधपुर के शासक थे अजीत सिंह। मैं यहां लिख देता हूं, जोधपुर शासक कौन थे? अजीत सिंह। तो जोधपुर के शासक अजीत सिंह पर मुगल सेना आक्रमण कर देती है और मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह को पराजित किया। हालांकि इससे पीछे और भी कई सारी कहानी है कि अजीत सिंह ने और भी लोगों के साथ सहयोग करके जो है मुगलों से आमना सामना किया और जो है पहली बार वीरता दिखाई, लेकिन बाद में फिर वह जो है जाकर के मुगलों से मिल जाते हैं या बाकी अपने दोस्तों से बिना पूछे उनसे संधि कर लेते हैं। तो कई तरह के लांछन भी हैं, बट जो भी है, बट यहाँ पर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि जोधपुर के शासक अजीत सिंह थे, जिनके ऊपर मुगल सेनापति उसका नाम लिख लीजिए हुसैन अली। मुगल सेनापति हुसैन अली ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। इसमें अजीत सिंह पराजित हुए। क्या हुए भाई? पराजित हुए। अब जब अजीत सिंह पराजित होंगे तो जाहिर सी बात है कि अब समझौता ही होगा। कहा जाता है कि अजीत सिंह के साथ मुगलों ने समझौता कर लिया और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर से किया, ठीक है, जो कि सैयद बंधु के सहयोग से प्रक्रिया हुई थी। तो कहा जाता है कि अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखशियर के साथ किया, फर्रुखशियर के साथ, ठीक है। और अजीत सिंह को सपोर्ट कौन कर रहा था? तो आप देखेंगे यहां पर सैयद बंधु का सहयोग अजीत सिंह को मिलता रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मुगल दरबार में चारों तरफ षड्यंत्र चल रहे थे। तो कई ऐसे लोग थे जो सैयद बंधु के विरोधी थे,
यानी कि अजीत सिंह के विरोधी होंगे। तो सैयद बंधु के विरोधी दलों ने सवाई राजा जयसिंह जो अजमेर के शासक हुआ करते हैं उनको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आइए अब सवाई राजा जयसिंह के बारे में बात करते हैं। अजमेर, सवाई राजा जयसिंह 1688 ईस्वी से लेकर के 1747, इनके बारे में 2 पॉइंट। ये अजमेर के थे। सेकंड पॉइंट, फर्रुखशियर ने इन्हें सवाई का पद दिया था। कहा जाता है कि 1722 ईस्वी में इन्होंने एक शहर स्थापित किया था। कौन बताएगा भाई? 1722 में 1722 में इन्होंने एक शहर स्थापित किया था। जी हां, जयपुर। इन्होंने 1722 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि सवाई राजा जयसिंह बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, बहुत विद्वान थे, गणित और विज्ञान के मतलब प्रबल जानकार थे, और इन्होंने कई पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई जो समय को दृष्टिगोचर करता है। तो इन्होंने पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई, और वे पर्यवेक्षणशालाएं कहाँ कहाँ पर थीं आप नोट कर लीजिए। पर्यवेक्षणशाला का निर्माण इन्होंने करवाया था। एक तो जयपुर में करवाएंगे, दूसरा मथुरा में, इसी क्रम में आ जाइए। उसके बाद दिल्ली चलते हैं, उसके बाद बनारस चलते हैं, और उसके बाद उज्जैन। तो 5 जगह पर 1 2 3 4 5। तो इन्होंने, आप देखेंगे कि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, बनारस यानी कि वाराणसी भी इसी को बोलते हैं, पॉइंट आउट कर लीजिए, वाराणसी में इन्होंने पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। इसी पर्यवेक्षणशालाओं को जिज मोहम्मद शाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिज मोहम्मद शाही। जिज मोहम्मद शाही, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो सवाई राजा जयसिंह के बारे में महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, कि इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना करवाई, पर्यवेक्षणशालाएं जयपुर, मथुरा, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी और कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब चलते हैं हम जाट राज्यों की तरफ। देखिए, जाटों के बारे में 2 बातें। सबसे पहले कि इनका क्षेत्र कहां था। तो जो जाटों का क्षेत्र है वह दिल्ली, मथुरा, आगरा और हरियाणा। वैसे देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, हरियाणा, ये बेल्ट जो है वहां पर आप इस चीज को देखेंगे, जो है इसमें अधिकांश संख्या में, अगर जाटों की संख्या सबसे अधिक कहीं पर पाई जा रही है तो इन्हीं क्षेत्रों में पाई जा रही है। और ये थे कौन? ये कौन थे? तो ये भी ध्यान दीजिए, ये कृषि कार्य करने वाले जमींदार थे। कृषि कार्य करने वाले जमींदार। तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना होगा। कहानी कुछ इस तरह से होती है। इनका जो विशेष करके विद्रोह था मुगलों के ही प्रति होगा, और कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह कमजोर होगा तो निश्चित रूप से जाट भी अपने साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे, अपनी स्वतंत्रता की बात करेंगे, अपने क्षेत्र विकास की बात करेंगे। और पहला विद्रोह जो होता है, पहला विद्रोह
जाटों का जो पहला विद्रोह है वह आप देखेंगे तिलुपत के जमींदार द्वारा, तिलुपत के जमींदार गोकुल ने किया था। और कब किया था? 1669 में। ठीक है। इसके बाद के विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो 1686 ईस्वी में जो है राजा राम व रामचेरा ने विद्रोह किया। और कहा जाता है कि राजा राम ने अकबर के मकबरे को जला डाला था। इस बात को मनुची कहता है कि राजा राम ने अकबर के मकबरे को, अकबर का मकबरा कहां है भाई? मकबरे को जला डाला। अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरिया में है, आगरा के पास। जला डाला। इस बात को किसने कहा था? मनुची ने कहा। इसके बाद जाटों का जो अगला नेतृत्व होगा वह जाट राजा चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों का विस्तार होगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा चूड़ामन के बारे में समय काल देखेंगे 1690 ईस्वी से लेकर के 1721 ईस्वी तक। इनके बारे में 2-3 पॉइंट्स। इन्होंने 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव डाली। तो 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव डाली। कई बार ये प्रश्न आता है भाई, तो भरतपुर राज्य की नींव 1700 ईस्वी में किसने डाली भाई? तो चूड़ामन ने जो है भरतपुर राज्य की नींव 1700 ईस्वी में डाली। कहा जाता है कि मुगल सेनानायक जय सिंह द्वितीय जब अभियान करते हैं, जय सिंह द्वितीय जो मुगल सेनानायक होते हैं जब अभियान करते हैं तो उसमें चूड़ामन की पराजय हो जाती है और इससे दुखी होकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आगे की पॉइंट में लिखिएगा मुगल सेनानायक राजा जय सिंह, मुगल सेनानायक जय सिंह द्वितीय के अभियान दौरान चूड़ामन पराजित हो जाते हैं और आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इसके बाद इनका भतीजा बदन सिंह सत्ता संभालता है। तो इनका भतीजा कौन है भाई? बदन सिंह। ये भतीजा है। तो अब हम लिखते हैं बदन सिंह। बदन सिंह के बारे में 1-2 पॉइंट। बदन सिंह कहा जाता है कि इनको अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी। तो पहला पॉइंट, अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी। और इसके बाद सूरजमल ने सत्ता संभाली। इनके बारे में बस इतना ही। सूरजमल। अब सूरजमल का नाम लेते ही आपको कई सारी कहानियां याद आ गई होंगी। सूरजमल 1756 से लेकर के 1763 तक जाट शासन सत्ता के केंद्र बिंदु में रहे। इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता था। जाटों का अफलातून कहा जाता था। जाटों का अफलातून। कहा जाता है कि 1761 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य संघर्ष हो रहा था, यानी कि होने को था 14 जनवरी को, पानीपत का तृतीय युद्ध जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय मराठों का और जाटों के साथ जो है ये बातें हुई कि आप जो है अहमद शाह अब्दाली के विरोध में हमें सहयोग देंगे। जाट राजा सूरजमल तैयार हो गए, लेकिन
कहा जाता है कि मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ जो थे, जो उस समय पेशवा का नेतृत्व कर रहे थे, सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल के बीच में डिस्प्यूट हो गया, मतभेद हो गया, जिसकी वजह से सूरजमल ने जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सहयोग नहीं किया था। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कि सदाशिवराव भाऊ से मतभेद होने के कारण जाटों ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सहयोग नहीं किया। मराठों का सहयोग नहीं किया। इसके बाद जवाहर सिंह होते हैं और बाकी के और भी होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण हैं, फिर भी मैं लिख देता हूं कि इसके बाद के क्रम में आप देखेंगे, इसके बाद जवाहर सिंह होंगे, इसी क्रम में आप देखेंगे रतन सिंह या रतन सिंह, केसरी सिंह, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह, ये आगे जाट नेतृत्व करते रहेंगे। और कहा जाता है कि रणधीर सिंह के समय में तकरीबन 1805 ईस्वी की बात है। इस डेट को ध्यान रखना है कि अंग्रेजों की जो है कहते हैं ना कि अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। तो इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 1805 ईस्वी में जो है आप देखेंगे रणधीर सिंह ने अंग्रेजी को अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके बीच में हमने रखी, जिसमें हम लोगों ने जाट शासक के बारे में बात की, राजपूतों के बारे में भी जो थोड़ी बहुत बात की जो इम्पोर्टेंट था, और इसके बाद जो है दक्कन हैदराबाद के निज़ाम के बारे में भी हमने बात की। तो ये सब पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद कल हम लोग एक बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और एक बात मैं पुनः आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही लाइव क्लास लेने वाला हूं और दोबारा से आपके बीच में कंटिन्यू फिर से होऊंगा, लेकिन कुछ एक टॉपिक हम लोग रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। तो आशा करते हैं हमारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत जो है सहजता के साथ समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी विद्यार्थियों का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।